अपने बारे में बताइए, क्या कर रही हैं आप, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है, क्या विषय हैं आपके? Yes, sir. Um, Sir, I have completed my schooling from Raebareli. Then after I completed my bachelor's in electrical engineering from Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur. I also hold a C certificate in NCC. After college, from 2016 to 2017, I have worked with Tata Consultancy Services, and after since 2017, I have been into civil services preparation. और एनसीसी सर्टिफिकेट किसमें है, नेवल विंग में या किसमें है? Army wing. आर्मी में? It's a army uh, engi- some mechanical and electronics engineer core. वेरी गुड, वेरी। तो आपने सीडीएस में या स्पेशल एंट्री स्कीम में जाने की कोशिश नहीं की फौज में? No, sir. Army was not my priority because sir, at that time there was short service commission for women. So they generally provide only 14 years of service for women. That's why I didn't try very seriously for it. क्या समस्या है 14 इयर्स ऑफ सर्विस? Sorry, sir. देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? So it's very short in compared to male colleagues, or if you consider it as a career option or some area where you would like to work. So it is a very short tenure. If you join at 24, then you may retire by 40. So so that's why I thought civil services were the better option if I want to go for public service. Or तो रायबरेली में आप कहाँ पर पढ़ती थी, किस स्कूल में? सर रायबरेली में मेरा स्कूल सर SGS स्वामी जानकी शरण पब्लिक स्कूल, एक वहाँ पे CBSE बोर्ड का स्कूल है सर ये। वहां से मैंने अपना 10th और 12th दोनों पूरा किया। स्वामी जानकी शरण, ये कौन थे, किनके नाम पर है ये विद्यालय? Sir, he was only a local patron or somebody whom that was adored by our school manager. Not as such famous personality whom I could gather information about. अच्छा अच्छा, तो रायबरेली की किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में बताइए आप, जिसको सारी दुनिया, देश के लोग जानते हैं। Sir, the one famous personality is Malik Mohammed Jaisi ji. Sir, he wrote Padmavat, which was also recently in news. वो एक जायस, रायबरेली में एक जगह है जायस, जो कि पहले के समय में सर मिडिवल टाइम्स में सूफी सेंटर हुआ करता था। तो वहां पे उनका रहने का स्थान था, उसी वजह से उसे उनका नाम आया है सूफी मलिक मोहम्मद जायसी। वहां पे जायसी स्मारक भी है। और उन्होंने सूफी में कुछ काम किए हैं, जिनमें से पद्मावत एक डोमिनेंट वर्क था उनका। अच्छा, और कोई आधुनिक समय में रायबरेली से जुड़ी हुई महान शख्सियत जिसको आप रिकॉल कर पा रही? सर प्रेजेंट टाइम्स में सर ये सर हमारे जो नेहरू फैमिली है, उनका पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी हमेशा से रहा है सर। इंदिरा गांधी हैज बीन MP फ्रॉम रायबरेली, एंड आफ्टर हर सर श्रीमती सोनिया गांधी हैज बीन MP फ्रॉम रायबरेली। Other than that, sir, there is one famous athletics. I cannot exactly recall, but I think her name is Sudha. She is also from Raebareli. And recently, sir, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है सर, लीला मिश्रा करके, जिन्होंने शोले में मौसी का किरदार निभाया था सर, वो भी रायबरेली से ही अपनी की मूल निवासी है। रायबरेली का जब हम नाम लेते हैं तो इस साल आपातकाल को लगे 45 वर्ष पूरे हो गए। राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा उसमें रायबरेली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, केंद्र बिंदु वही था। क्या कारण था?
सर कारण ये था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया था, क्योंकि उसमें मैल प्रैक्टिसेस की शिकायत थी, जिसके लिए केस चल रहा था। सर एग्जैक्ट केस का नाम शायद आई एम नॉट श्योर, बट सर ये शायद राजकुमार शुक्ला केस था, जिसमें सर सुप्रीम कोर्ट ने उनके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया था, सॉरी हाई कोर्ट ने। तो उसके बाद सर इंदिरा गांधी जी ने उनका ये था कि उन्हें पोस्ट से स्टेप डाउन करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, जिसके बाद उन्होंने ये ड्रास्टिक स्टेप लिया था इमरजेंसी लगाने का। किस राजनेता ने श्रीमती इंदिरा गांधी को हराया था, चुनौती दी थी? सर राजनारायण शुक्ला शायद, सर आई एम नॉट श्योर। नॉट श्योर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रायबरेली का कौन सा प्रोडक्ट शामिल किया गया है? सर फर्नीचर फेमस है, फर्नीचर का काम रायबरेली का। रायबरेली का एक गांव डिजिटल टेलीकॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में पूरे भारत में बड़ा मशहूर हो गया है। देश का पहला डिजिटल गांव बन के वो उभरा है। कौन सा गांव है और क्या विशेषता है? सर आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। अच्छा, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? जी सर। तो आज के न्यूज़पेपर में आपने अगर खबर पढ़ी हो तो गूगल कंपनी ने भारत में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश करने का ऐलान किया है। जी सर। किस विषय में ये निवेश किया जाएगा और किस कार्य के लिए और कितने सालों के लिए? सर इस फंड का नाम है डिजिटाइजेशन फंड फॉर इंडिया। तो मेरे इसको सर गूगल कंपनी अगले 5 to 7 years में प्रमोटिंग डिजिटाइजेशन इन इंडिया एंड ऑल्सो द डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया। सर इन इन ये सेक्टर्स और इनसे जुड़े और जो एलाइड सेक्टर्स हो सकते हैं उनमें अगले 5 से 7 साल इन्वेस्ट करेगी। सब मोटो ये होगा गूगल इंडिया का कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में, अभी 9 लैंग्वेजेस में गूगल इंडिया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंडिया में। हालांकि गूगल का कहना है कि वो इसका और भी विस्तार करना चाहेगा, ताकि किफायती दरों पे भारत में जनता को डेटा सुविधा प्रोवाइड की जा सके। अच्छा, ठीक बात, वेरी गुड। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, वेरी गुड। तो आपने तो इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड से पढ़ाई की है, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट लेने का विचार कैसे आया? जी सर। सर जिस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उस टाइम पे सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गाइडेंस थोड़ा कम थी, और वहीं पे सर एंथ्रोपोलॉजी मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि सर ये एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट होने के अलावा काफी साइंटिफिक भी है, और मुझे एक कंप्लीट नया एरिया एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा था, जिसका कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी ज्यादा यूज है। जबकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एज सच डायरेक्ट यूज थोड़ा कम है एडमिनिस्ट्रेशन में। इसलिए सर इन सब कारणों की वजह से मुझे लगा कि एंथ्रोपोलॉजी एक अच्छी चॉइस होगी मेरे लिए एज एन ऑप्शनल फॉर सिविल सर्विसेज। आपने कुछ समय तक काम किया, जी सर। तो टीसीएस को छोड़ करके आप सिविल सर्विसेज की ओर आने के लिए क्यों प्रेरित हुई? Yes, sir. I belong to a family where my last 3 generations have been into public services. My father was also a PCS officer, so I was always inspired from him to join civil services. Although, sir, I always wanted to broaden my horizon. That's why I joined TCS. I mean, joining TCS and वहां पे कुछ दिन काम करना, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करना, इट वाज a part of my plan towards my journey for civil services, ताकि मैं अपना एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा सकूं, अपनी समझ बढ़ा सकूं, और मैं खुद का कन्विक्शन भी सर स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी कि मैं अपने विश्वास की वजह से इस सेक्टर में आना चाहती हूँ, ना कि सिर्फ दूर से देख के कोई डिसीजन लूं। इसलिए सर। इस समय आप इंटरव्यू कहाँ से दे रही हैं मौजूदा वक्त में आप? सर मैं अभी विकल्प खंड लखनऊ में हूँ।
गोमती नगर। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, क्या नाम है आपका? सर प्रज्ञा पांडे। प्रज्ञा, ये सिविल सेवा का आपका पहला एफर्ट है? यस सर। पहली बार में प्री मेंस क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू देने जा रही हैं? जी सर, आफ्टर 2017 से I started my preparation and then I appeared for 2018 PCS exam. However, हाँ हाँ, बोलिए। नहीं सर, इट्स फाइन। इस समय भारत में कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो समसामयिक रूप से बहुत ज्वलंत हैं और जिन पर बहुत चर्चा हो रही है? 5 ऐसे बिंदु बताएं और एक एक मिनट में 5 बिंदुओं को क्लियर करें। जी सर। सबसे पहले तो सर कोविड पैंडेमिक सबसे बड़ा इशू है हमारे सोसाइटी में, जिसके ऊपर सर डिस्कशन हो रहा है। इसमें सर वैक्सीन कब बन पाएगी, इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करना है सोसाइटी में, इसके बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे और अभी हम कैसे इसको रोक सकते हैं, इसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, ये इश्यूज हैं। सर सेकेंड है कि इंडिया का इंटरनेशनल अरीना में सर इंडिया चाइना, इंडिया यूएस और इंडिया नेपाल, ये 3 फ्रंट्स पे इंडिया के डिस्कशंस, इंडिया के रिलेशंस कैसे चेंज हो रहे हैं और उनमें इंडिया को कैसे हैंडल करना है, ये सर हमारा एक इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ डिस्कशन है। सेकेंडली सर, अब हाल ही के कुछ दिनों में सर राजस्थान में जैसे क्राइसिस फॉर गवर्नमेंट चेंज डेवलप हुआ है सर, वो भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा उभर के आया है। फोर्थ सर वेरी इंपॉर्टेंट इशू है सर विकास दुबे इनकाउंटर केस, जिसके बाद से सर इंडिया में पुलिस रिफॉर्म्स की महत्ता फिर से बढ़ गई है और लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। फिफ्थ आई वुड से सर द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स जो कि आ रही हैं इंडिया में, जैसे कि सर ने कहा सर अभी सर फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है उसके, और गूगल ने इन्वेस्ट किया है सर। डिफरेंट कंपनीज कैसे कोविड के टाइम में अपना इंडिया में अप्रोच चेंज कर रही है, वो एक इम्पोर्टेंट इशू है। अगर समसामयिक विषय पर आज सुबह से जितने साक्षात्कार हुए, सबसे अधिक सतर्क संवेदनशील आप हैं और ये बहुत अच्छा लगा कि आपने सारी चीजों को जो बहुत डाइवर्सिफाइड रहे, इंडो चाइना रिलेशनशिप, इंडो नेपाल रिलेशनशिप सबने कहा, लेकिन इंडो चाइना, इंडो नेपाल और इंडो यूएस ये एक दिशा में जा रहा था। अच्छा, इंडो यूएस बहुत पॉजिटिव ही नहीं, एक और नकारात्मक बात के लिए भारत चीन के बीच के संबंध में थोड़ी तल्खी आ रही है। भारत के 2 लाख विद्यार्थी अमेरिका भेजना चाहता है, जिनको वीजा मिला है वो H1 वीजा में कवर नहीं होते, H1B वीजा से कवर नहीं होते। वो कौन से 2 वीजा हैं जिनको वो जिन पर वो काम कर रहा है? सर स्टूडेंट्स का वीजा एग्जैक्टली अभी रिकॉल नहीं हो रहा है मुझे, बट सर द सेकंड वन इज प्रोबेबली J1 वीजा, जिसमें H1B वीजा के जो स्पाउसेस होते हैं सर उनको भी रिटर्न करने की बात हो रही है कि यूएस अपना जो क्राइटेरिया है उसको भी चेंज करेगा कि कौन अलाउड है, और साथ में जो वर्कर्स हैं उनके स्पाउसेस का वहां पे रेजिडेंसी अलाउ होगा कि नहीं, उसको रिव्यू कर रहा है। स्टूडेंट्स को जो वापस भेजना वो चाह रहा है, दुनिया भर के स्टूडेंट्स, उसमें 10 लाख विद्यार्थी हैं, 2 लाख भारत के हैं। ये खबर आपने पढ़ी है? Yes sir, yes sir, I'm not able to recall the exactly name of visa that is applicable for students, the category I'm not। एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए F1 है और वोकेशनल कोर्स के लिए M1 है ना, F1 और M1, ठीक है। इसी कोरोना काल में भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन शुरू किया। ये क्या है? वंदे भारत मिशन। सॉरी सर, भारत के दूसरे देशों में स्ट्रेंडेड थे, उनको भारत लाने की कोई बड़ी योजना चली थी? सर it was the Indo-Pacific में सर डिफरेंट इशू नेशंस लाइक मिडिल ईस्ट लाइक सऊदी अरेबिया और इन सेशल्स और मालदीव्स, जहाँ पे भी इंडिया के सिटीजन्स स्ट्रैंडेड थे, वहां से सर गवर्नमेंट जिन भी अपने सिटीजन्स को लाने के लिए उसने मिशन शुरू किया था, वो
वंदे भारत मिशन। रिकॉल हो गया। रिपर्पजिंग ड्रग्स की चर्चा है, अखबार में सामने से गुजरा। क्या है रिपर्पजिंग ड्रग्स, किन्हें कहते हैं? repurposing drugs. हाँ, repurposive drugs. Sir, as the name signifies, sir, if you allow, I can guess. हाँ, guess. Sir, as the name signifies, repurposive drugs are that drugs जो कि किसी एक पर्पस के लिए बनाए गए थे, बट उनका और भी मेडिकल इश्यूज में यूज किया जा सकता है। इसका सब बहुत अच्छा एग्जांपल है सर हाइड्रोक्लोरोक्सीन, जैसे कि वो सर रूमेटिज्म में यूज होता है, बट अभी उसको हम लोग कोरोना ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं। ऐसे ही सर और भी जो दवाइयां, क्योंकि कोरोना के लिए अभी कोई पर्टिकुलर मेडिसिन डेवलप नहीं हुई है, तो हम रिपर्पजिंग ऑफ ड्रग्स ही शायद वहां पे कर रहे हैं कि जो बने किसी और पर्पस के लिए थे, यहाँ पे क्योंकि वो सिम्टम्स को ट्रीट करने में यूज किए जा सकते हैं, इस वजह से उनको यूज किया जा रहा है। सर ऐसे ही रेमडेसिविर भी है। इतना बढ़िया है कि ये आपके नाम पर सूट करता है। आपका नाम प्रज्ञा है, व्हाट डज इट मीन? सर इसका मतलब होता है ज्ञान की उत्कृष्टता। बिल्कुल सही है ना, और सही आपका अनुमान, गेस वाज एब्सोल्युटली राइट, 100% राइट। मैम आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, अब आप मैम से इंटरेक्ट करेंगे। गुड इवनिंग प्रज्ञा, काफी कुछ आपसे पूछा जा सकता है। मैं ये बताइए, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? Ma'am, I believe that women empowerment is a stage where women have the capacity as well as the authority to take decisions on their own for their own lives. So that is, ma'am, that stage I think we'll say as women empowerment. वेरी गुड। कुछ महिलाओं से जुड़ी स्कीम्स जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, कुछ उनके बारे में बताएं। यस मैम। मैम इसमें मैं दो तरीके की स्कीम्स कहना चाहूंगी, एक तो डेवलपमेंट बेस्ड स्कीम्स और एक प्रोमोटिव स्कीम्स। मैम डेवलपमेंट बेस्ड स्कीम्स में जैसे हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कि विमेन एजुकेशन को प्रमोट करती है, कन्या सुमंगला योजना जो कि अगेन विमेन को फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है विमेन चिल्ड्रन के लिए, पेरेंट्स को, ताकि उन्हें वो पढ़ा सकें और उनकी शादियां लेट हों ताकि उन्हें और अच्छे मौके मिले। मैम प्रोमोटिव स्कीम्स में मैं और स्कीम बताना चाहूंगी, स्टेम स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें मैम विमेन चिल्ड्रन को साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में प्रमोट किया जाता है, क्योंकि इनमें विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, तो इनमें विमेन को प्रमोट किया जाता है। मैम ऐसे ही सेकंड स्कीम है स्वधार गृह योजना, जिसमें मैम वो विमेन जो कि डेस्टिट्यूट हैं या विडोज हैं, जिनके पास सहारा नहीं है, मैम उनको गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बी इट रिलेटेड टू शेल्टर, लीगली, मेडिकली और एनी अदर। और मैम डेवलपमेंट स्कीम्स में ही मातृत्व सुरक्षा अभियान भी आता है और पोषण अभियान भी आता है, जिसके अंडर गवर्नमेंट विमेन के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे काम कर रही है। मैम शैल आई इनमरेट मोर? वेरी गुड। अच्छा, कुछ अपनी हॉबीज के बारे में बताएंगी प्रज्ञा? यस मैम, मैम रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज। अच्छा, कौन कौन सी किताबें अभी आपने हाल फिलहाल में पढ़ी हैं? मैम अभी मैंने लेटेस्ट में पढ़ी है 21 लेसन्स ऑफ द 21st सेंचुरी बाय युवल नोआ हरारी। ओके ओके प्रज्ञा, ऑल द बेस्ट एंड गुड विशेस।